दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम और इस्तकबाल के साथ हम हैं गौतम राड़े सागर, लेकर कार्यक्रम उपस्थित हैं। सोच बदलो, देश बदलो। बड़ा विचित्र सा देश है, कह सकते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का देश है और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में ही अलोकतांत्रिक व्यवस्था सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कंट्रोल करेगा। जो लोकतंत्र है, चार स्तंभ है लोकतंत्र के। विधायिका जो 5 साल के लिए जनादेश लेकर के आती है। कार्यपालिका जिसको गवर्नर और राज्यपाल नियुक्त करते, जिनको राष्ट्रपति और गवर्नर नियुक्त करते हैं। और जुडिशरी है जो छोटे लेवल पे है, उसे पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करती है। अगर वो सिविल जज है तो पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करेगा। और दूसरा एग्जाम होता है हायर जुडिशियल सर्विसेज। हायर जुडिशियल सर्विसेज को भी पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करेगा। लेकिन कमाल तब होता है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की बात आएगी तो उसकी नियुक्ति की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। उसमें कोलिजियम है। अब कोलिजियम का अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ निकाल लीजिए तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई और भतीजावाद। एक सब संविधान में देखा जाए तो संविधान में क्या धारणाएं हैं, अनुच्छेद क्या कहते हैं। आर्टिकल 124 कहता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा और ये स्पष्ट तौर पे कहता है कि देयर शैल बी ए कमीशन टू बी नोन एज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन consisting of the following, namely the Chief Justice of India, chairperson ex officio, 2 other senior judges of the Supreme Court next the Chief Justice of India, members ex officio, the Union Minister in charge of law and justice, member ex officio, 2 eminent person to be nominated by the committee consisting of the Prime Minister, the Chief Justice of India and the leader of opposition in the House of the People are where there is such leader of opposition, then the leader of single largest opposition party in the House of the People be member. इसके बाद ये भी इसमें कहा जाता है कि प्रोवाइडिंग दैट वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम amongst the person belonging to the scheduled caste, the scheduled tribes, other backward classes, minority and women. Point number 2, provide further that eminent person shall be nominated for a period of 3 years and shall not be eligible for re-nomination. अब इसके बाद इनकी ड्यूटीज भी बताई जाती है कि इनके फंक्शंस क्या होंगे। 124B functions of commission, it shall be the duty of the National Judicial Appointment Commission to recommend person for appointment as Chief Justice of India, judges of the Supreme Court, Chief Justice of High Courts and other judges of High Courts. Recommend transfer of Chief Justice and other judges of High Court from one High Court to any other High Court and ensure that the person recommended is of ability and integrity. ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जिस पॉइंट को हम रेज करना चाहते हैं, आज जरूरत क्यों पड़ी इस पॉइंट्स को रेज करने के लिए, जब ये सारी चीजें फॉलो नहीं की जाती तो इन चीजों को फॉलो न करने का मकसद ये होता है
कि जो आज कोलिजियम सिस्टम हो गया है, कोलिजियम सिस्टम में ब्रेड एम्प्रोबिटी मतलब नस्लीय बेईमानी बड़े पैमाने पे हो सकती है। आई एम कोटिंग द वर्ड ब्रेड एम्प्रोबिटी, नस्ली बेईमानी हो सकती है बड़े पैमाने। और इसके उदाहरण देखने के लिए 1984 में जब सिखों को पूरी तरह से मार दिया गया, 1992-93 में मुंबई का नरसंहार हुआ, 2002 में गुजरात का नरसंहार हुआ, 2006 में मालेगांव में नरसंहार बम ब्लास्ट हुआ, 7 लोग मारे गए, 100 लोग घायल हुए। और उसके जो मेन अभियुक्त थे उनको इसी ब्रेड एम्प्रोबिलिटी, नस्ली बेईमानी के तहत जो व्यक्ति आतंकवादी था उसको छोड़ दिया जाता है और बकायदा उसको ग्लोरीफाई करा करके यहां से मिलिट्री की जीप से उसको ले जाया जाता है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसका जन्म ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेसी को कंट्रोल करेगा। जुडिशरी किसको कंट्रोल करेगा? विधायिका को कंट्रोल करेगा, कार्यपालिका को कंट्रोल करेगा, मीडिया को कंट्रोल करेगा, उसे कोई नहीं कंट्रोल करेगा। और उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसकी शुरुआत होगी वो जैसे चाहे अपॉइंटमेंट कर ले और जैसे चाहे हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर कर दे। अभी आपके सामने प्रकरण आया होगा कि महाराष्ट्र के एक सीनियर जज को ट्रांसफर किया गया। डेमोक्रेटिकल रूल सिस्टम में अनडेमोक्रेटिक पैटर्न के लोग कंट्रोल करेंगे। तो क्या जुडिशरी इस देश के लिए घातक है? खास तौर से डेमोक्रेटिक पैटर्न के लिए घातक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए घातक है? इस पे चर्चा करेंगे। तो वहां सबसे बड़ी जो बेईमानी नजर आती है कॉलेजियम सिस्टम से, वो बेईमानी ये नजर आती है कि किस तरह से अगर एग्जाम हुए होते तो ये तय हो जाता कि वास्तव में विद्वता आई या नहीं आई विद्वता। एग्जाम नहीं हुआ तो अगर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से कि माइनॉरिटी के लोगों को कितना रखा जाना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितना जज बनाया जाना चाहिए, बैकवर्ड के लोगों को कितना जज बनाया जाना चाहिए, अगर इस बात को ध्यान में रख करके कॉलेजियम बनाया गया होता तब भी ये लगता कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक है। लेकिन इसको ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम केवल नस्ली बेईमानी को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी पे हम अब विचार लेंगे। हमारे बीच में उपस्थित जनाब असगर खान साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग लॉयर हैं। हमारे बीच में के कठेरिया साहब, कमल किशोर कठेरिया साहब भी उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न हम लेकर के आपके पास आएंगे असगर खान साहब और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिकल रूल सिस्टम लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में एक ऐसी संस्था लोकतंत्र को कंट्रोल करेगी जिसपे न लोकतंत्र का कंट्रोल है न लोकतंत्र के प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं। तो इसे क्या कहेंगे आप? क्या इसे लगता है कि ये कॉलेजियम सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए या डेमोक्रेटिकल रूल सिस्टम में इस पर विचार किया जाना चाहिए, इस प्रोसेस को बदले जाने पे विचार किया जाना चाहिए? जी असगर खान साहब। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे मीडिया हैं, सब लोगों की ये आसानी से हिम्मत नहीं होती कि इस तरह के मुद्दों को उठाएं। और इस तरह के मुद्दों को उठाना हर एक के बस की बात नहीं होती। आप चूंकि एक ऐसे माहौल में रहते हैं और मीडिया से, सियासत से, जुडिशरी से, एडमिनिस्ट्रेशन से सबका एक बहुत करीबी ताल्लुक और रब्त आपका रहता है, इसलिए आपने ये कदम उठाया। लिहाजा सब आपका सवाल जो है, जो आपने खुद भी पहले इसको डिस्क्राइब किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में इस बात को पूरे तौर पर डिस्क्राइब किया गया है कि कोलिजियम या उससे भी पहले कि एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन, या अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो इसको करेगा। और उसमें वही जैसा अभी आपने बताया भी, कैसा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगी और 2 सीनियर जजेस होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 इमिनेंट पर्सन के लिए तो आपने सही फरमाया कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इमिनेंट को अपॉइंट करेंगे। बात तो ये सब सही है, लेकिन अगर हम अपना, मैं जुडिशियल माइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह से, मैं एडवोकेट की तरह से बात नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त एक बिल्कुल लेमैन की तरह से आपसे बात करना चाहता हूँ कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस बात में परेशानी क्या है कि अगर हम लोगों की काबिलियत का एक पैमाना बना दें और वो उसको इम्तिहान की शक्ल में रखें, एग्जाम दिलाएं। भाई मिसाल के तौर पर हम पीपी अपॉइंट करते हैं, उसके लिए एग्जाम होते हैं। हम अभी जैसे आपने फरमाया लोअर जुडिशरी की हम बात करते हैं, एग्जाम होते हैं। हायर जुडिशरी की बात करते हैं, उसके लिए एग्जाम होते हैं। उनकी काबिलियत को नापा जाता है। जब हम कोई चीज अंदाजे से करेंगे तो भाई हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो सकती है। ये एक अंदाजे से करने वाली बात है कि कोई कमेटी बना दी जाए और वो जुडिशरी जैसे लोगों को उस पर अपॉइंट करे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी कुर्सी है जिसको सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के पैमाने से नाप के रखना चाहिए। और चीजें मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप एग्जाम दें और आंखें मीच के जो पास हो गया उसको कर दे, जो फेल हो गया तो छोड़ दें। जैसे बहुत सारी चीजें, आप चाहे यूपीएससी है और दूसरे एग्जामिनेशन है, सिर्फ उन पर्चों पे नहीं होता जो उनको एग्जाम में दिए जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें और होती हैं। उनके फिजिकल टेस्ट होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, उसके अलावा ऐसे बॉडियां उनमें शामिल हों, जैसे हमने अभी एनसीएसी एनजेएसी की बात करी, तो ये सारी चीजें हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उनकी काबिलियत है। तो एग्जाम, मेरा जाती ये एक मशवरा है और मेरी जाती सोच है ये कि इसके लिए कॉलेजियम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें उनका एग्जाम होना चाहिए। और ये बात सही है कि आपने जैसे कहा, भाई हम कहते हैं अगर ना भी हो बेईमानी, मेरे तो जहन में आ रही है ये बात कि भाई कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में, और ये सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि देखने में भी आया कि बहुत सारे, हमने अभी पिछले दिनों काफी आप ही लोगों ने इस बात की शुरुआत करी और मीडिया में आया सब कुछ, एक जज साहब ने अपने अपने हिसाब से गवर्नमेंट के खिलाफ छोटी छोटी सी बातें कुछ रख दी, दूसरे दिन उनका ट्रांसफर हो गया। तो आपने अभी गुजरात के एक जज साहब का एग्जाम्पल दिया, ना जाने कितने एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं इस बात के एग्जाम्पल। तो मेरी अपनी जाती सोच ये है कि इसमें भी कॉलेजियम के मुकाबले में एग्जाम का होना बहुत जरूरी है। साइड बाय साइड जो दूसरी कमिटीज हैं, इंटरव्यूज हैं, या दूसरी और कार्रवाइयां हैं, उनके भी जैसे बहुत सारे एग्जाम में नंबर बांट के रखे जाते हैं कि आपके रिटन के इतने नंबर हैं, इंटरव्यू के इतने हैं, फिजिकल टेस्ट के इतने नंबर हैं, आपके बैकग्राउंड के इतने हैं, या और दूसरी चीजों को लेकर, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एग्जाम का होना
पहली शर्त। कोलिजियम के मुकाबले में फिर कहीं ना कहीं हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि जी जी ट्रांसपेरेंसी को सामने रखने के लिए जी जी नथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। इट्स जी अ जी क्वेश्चन ऑफ, जी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बिग चेयर। ऐसा नहीं है कि साहब जी हम कोई छोटा सा अपॉइंटमेंट करना चाह रहे हैं, अगर कुछ गलती भी हो गई तो हम उनके बड़े, उनके सीनियर बैठे, वो उनको सुधार लेंगे, देख लेंगे। हम उसकी बात करना कर रहे हैं जो बिल्कुल एपेक्स पे है, जो लोग एपेक्स पे हैं, उन कुर्सियों की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरे मेरी अपनी जाती सोच ये है कि कॉलेजियम के मुकाबले में उनके एग्जाम और दूसरी और जो कमिटीज वगैरह बनती हैं उनके भी साइड बाय साइड उसमें नंबर हो, और उनकी, उनको भी मद्देनजर रखते हुए वो कंसिडरेशन जी हो उनका। जी 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 असगर खान साहब, फिर हम आपके पास आते हैं, फिर आते हैं। अभी एक मर्तबा सबको शामिल कर लें। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आ रहे हैं आपके पास, और चलिए, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे। आपका अभिनंदन चैनल ने पहले कर दिया था आपके अनुपस्थिति में, तो दोबारा कर देते हैं। तो ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी संस्था, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी आती है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, विधायिका में जो जाएगा वो 5 साल के लिए जाता है, चुन करके जाता है, उसको जनादेश हासिल करना पड़ता है। कार्यपालिका में जो जाता है उसको एग्जाम पास करके जाना पड़ता है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करने के बाद उसको प्रमोशन होता है, और उस प्रमोशन के बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं शुरू होती है। छोटे स्तर पे सिविल जज की जब भर्ती होती है तो उसे पीसीएस जे का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद अगर एडीजे बनना है तो एसजेएस क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये कौन सा तरीका है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बगैर किसी एग्जाम के चले जाएंगे, बगैर किसी इंटेलिजेंसिया टेस्टिंग के चले जाएंगे? और जबकि एडवोकेट कोई भी अपनी प्लीडिंग करता है तो वो कहता है रेस्ट डिपेंड अपॉन योर विजडम मिलार्ड, एंड विजडम इज नॉट टेस्टेड। हम विजडम की बात कर रहे हैं, विजडम का टेस्ट हुआ कहां? तो विजडम का टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हम आपसे समझना चाहते हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव। राणे साहब, इस देश के संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, जिसमें तीसरी न्यायपालिका है, सब स्वतंत्र स्तंभ हैं और सब एक दूसरे पे आश्रित हैं। एक दूसरे से आश्रित न कहिए, एक दूसरे से रिलेटेड है, और सबके अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं। अगर कार्यपालिका से कहीं कोई गलती होती है, विधायिका से कहीं कोई गलती होती है, तो न्यायपालिका उसी लिए बैठाई गई है कि उसमें सलाह दे और उसको ठीक करने का प्रयास करे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जैसे कुछ परिवारों का राजनीति में दबदबा रहा है, वैसे ही न्यायपालिका को भी बना दिया गया है। इस देश में लगभग 500 के आसपास 480-85 परिवार ऐसे हैं जिनके ही बच्चे मैक्सिमम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज होते चले आ रहे हैं। दिक्कत यह है कि जिस दिन आप कंपटीशन कराना शुरू कर देंगे, बौद्धिक योग्यता का मापन करके उनको वहां पहुंचाना शुरू कर देंगे, उस दिन ये वर्चस्व उनका समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करके और न्यायिक आयोग के द्वारा वहां सिलेक्शन हो। सबसे बड़ा कारण यह है कि वो 480 परिवार वाले, 480-85 परिवार वाले हैं कौन? ये वो लोग हैं जो तथाकथित इस देश के बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने सदियों से बुद्धि का ठेका लेकर के, जिनके पास शिक्षा लेने देने का अधिकार पड़ा रहा है। आज भारतीय संविधान में जब सबको पढ़ने लिखने का अधिकार हो गया और कंपटीशन में भी बराबर का भाग लेने का अधिकार हो गया, समाज के जो ऐसे तबके थे जिनको हजारों साल से पिछाड़ा गया था, उनको भी संविधान में रिजर्वेशन के माध्यम से, प्रतिनिधित्व के माध्यम से आगे बढ़ाने का मौका दे दिया गया। तो वो नहीं चाहते हैं कि समाज का के सभी वर्ग जुडिशियरी में आए,
क्योंकि जुडिशरी का फैसला कार्यपालिका और न्याय उसको विधायिका को भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो वो अपना एक छत्र राज्य कायम करने के लिए इस चीज को बनाए रखना चाहते हैं। जी एक जी, डॉक्टर सामान्य साहब सी फिर बात, आएंगे, डॉक्टर साहब फिर आएंगे। एक जी छोटी सी बात, एक सामान्य बात है कि अगर एक चपरासी की नियुक्ति भी कंपटीशन से हो सकती है, वहां योग्यता परखी जाती है, तो एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में न्यायिक आयोग के माध्यम से क्यों न भेजा जाए, क्यों कॉलेजियम सिस्टम से भेजा जाए, ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारे देश में। जी जी, कठेरिया साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। कठेरिया साहब आपसे समझना चाह रहे हैं कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि जिस तरह से लोकतंत्र में एक परिवार के लोग चुन करके आते हैं, हाँ जी। लेकिन उस परिवार को चुन करके आना पड़ता है, क्षेत्र में जाना पड़ता है, जनादेश लेना पड़ता है, और कभी कभी जनादेश अनुकूल होने के बजाय प्रतिकूल भी हो जाता है। हम ये बात मानते हैं कि उस जनादेश के लिए उनके पारिवारिक बैकग्राउंड महत्व रखता है, बावजूद उनको जनादेश लेना पड़ता है। लेकिन इस सिस्टम में, कॉलेजियम सिस्टम में कब टेस्टिंग हुई, और ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि अगर एग्जाम कराए जाएं तो जो लोग आज जज की कुर्सियों पे बैठे हैं वो फेल हो जाएंगे, और जिनकी वास्तव में वकालत बेहतरीन है, जिनकी विधि पे जबरदस्त पकड़ है, वो लोग एग्जाम पास कर जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई जज अगर कुर्सी पे है, अगर उसको रिकमेंड करने की पावर है, तो वो उसे ही रिकमेंड करेगा जो उसे जज रहते हुए खुश करता रहा हो। अब किन स्थितियों में खुश करता रहा हो उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन वो खुश करने का पैमाना ही योग्यता है क्या? जी कठेरिया साहब। हाँ जी, देखिए जैसे कि जुडिशरी जो है इस देश की कार्यपालिका और विधायिका के बाद जो 3 स्तंभ माने गए, वैसे अगर जब हम मीडिया को मान लेते हैं तो 4 स्तंभ हो जाते हैं, अदरवाइज 3 स्तंभ हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जुडिशरी की है, जिसमें खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायपालिका की है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की होती है, कि जो कानून कार्यपालिका और विधायिका बना रही है और कार्यपालिका उसको क्रियान्वित कर रही है, वो संविधानों के अनुरूप है या नहीं है, इस बात को पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायपालिका का है। लेकिन इसके साथ ही संविधान में का जो मूल का आधार है, जो प्रियम्बल है, जिसमें कि समानता, समता और बंधुत्व आधारित समाज का निर्माण करना है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की रक्षा है, जिसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की भावना की रक्षा है, इसकी जिम्मेदारी भी सर्वोच्च न्यायपालिका पर है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सर्वोच्च न्यायपालिका में कुछ चुने हुए परिवारों का ही कब्जा हो गया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, 19 जून 2015 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उच्च न्यायालय के लगभग 50% जज और सर्वोच्च न्यायालय के 33% जज उन परिवारों से हैं जिन परिवारों के लोग पहले से ही न्यायपालिका में उच्च पदों पर रह चुके हैं। इसी प्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया में 22 मार्च 2018 को एक खबर छपी थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम ने जिन 33 लोगों के नामों को केंद्र सरकार को अनुशंसा के रूप में भेजे थे, उसमें से 1/3 जज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजों के ही परिवार से संबंधित थे। मैं तो ये इसमें तो कोई शक नहीं, कोई भी ये नहीं कह सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बैठे हुए जज जिनके व्यक्तिगत हित कॉलेजियम सिस्टम को बनाए रखने में ही सुरक्षित हैं, उनको छोड़कर कोई ये नहीं कहेगा कि कॉलेजियम सिस्टम इस देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वाजिब है। लोकतंत्र जब जहां पे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वहां कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में ही गलत है, वो अलोकतांत्रिक है।
कि जब हम हर जगह जब लोअर जुडिशरी में सिलेक्शन होता है तो बाकायदा एग्जाम देके होता है, तो ऐसा कैसे कि जहां पर पूरे संविधान की रक्षा करने की बात है, देश का सेकुलर करेक्टर बनाए रखने की बात है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक करेक्टर बनाए रखने की बात है, उस संस्था में जो जज जाएगा वो बिना किसी एग्जाम के जाएगा, बिना किसी परीक्षा के जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने 4 मोस्ट सीनियर जजों के साथ मिलकर जिसका नाम ले देगा उसी को बनाया जाएगा, ये तो निश्चित रूप से अनडेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट में जजों के, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रारंभ में प्रेसिडेंट के लिए बताया गया है कि वो जो है कार्यपालिका से मिलकर इनका नियुक्ति करेगा। शुरू में हो भी रहा था, आराम से चल रहा था। केशवानंद भारती के मामले में जिस प्रकार से गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन आया, 7 और 6 के 13 जज की बेंच थी, और उसमें जब फैसला आया 7 और 6 के हिसाब से, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने जब जस्टिस एन रे की को पोस्ट किया, सीजीआई बनाया, 3 जजों को सुपरसीड करके, वहीं से ये कार्यपालिका और न्यायपालिका में संघर्ष शुरू हुआ। उन तीनों जजों ने इस्तीफा दे दिया, और वो तीनों जज वो थे, उन 7 जजों में से थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ डिसीजन दिया था। वहीं से उसी प्रकार 1900 बाद में भी इसी प्रकार से हुआ है, जैसे कि 1977 में इंदिरा गांधी ने जस्टिस एमयू बेग की जस्टिस खन्ना को सुपरसीड करके उनको बनाया था। तो ये इस प्रकार से दोनों में संघर्ष चलता रहा, और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जो ये कॉलेजियन सिस्टम है, इसकी स्थापना वहां से होती है 1993 में, जिसको सेकंड जज मामला बोला जाता है, जिसमें सीजीआई और प्लस 2 जजों को मिलाकर उन्होंने एक संस्था बनाई और कहा कि ये लोग जो जिसका भी नाम रिकमेंड करेंगे वो बाइंडिंग होगा। बाद में 1998 में थर्ड जज जो केस कहा जाता है, जिसमें कि उसमें सीजीआई के साथ 4 जजों को कह दिया गया, और अभी इसको जब रिव्यू करने के लिए बात किया गया था, तो अभी अक्टूबर 2019 में 9 जजों की बेंच ने उसको रिव्यू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कॉलेजियन सिस्टम ही रहेगा। तो कॉलेजियन सिस्टम अलोकतांत्रिक तो है ही, अनडेमोक्रेटिक तो है ही। संविधान की डेमोक्रेटिक मूल्यों में जो जिनके ऊपर संविधान निर्धारित है, आधारित है, उसके खिलाफ है। इसके अलावा भी इस देश का अगर सेकुलर करेक्टर बनाए रखना है, और इस देश का जो सामाजिक न्याय और समता बंधुत्व आधारित समाज को निर्माण करने का जो प्रीएम्बल में एक सपना देखा, उसको भी अगर बनाए रखना है। जी कठरिया साहब, फिर हम आपके पास आएंगे। हाँ जी, फिर हम आपके पास आते हैं कि अब असगर खान साहब आपके पास आ रहे हैं। अभी 2018 की एक घटना है, आई थिंक 2019 की घटना है, 18 की नहीं, 2019 की घटना है। जे चेलामेश्वर, रंजन गोगोई, मदन भीम राव लोकूर और कुरियन जोसेफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और कहते हैं, sometimes administration of the Supreme Court is not in order and many things which are less than desirable have happened in the last few months. क्या आप सुधर गया? ये जब लाभ लेने की बात थी, अब ये सुधर गया क्या? यही बात इतनी देर से यही डिस्कस करना है कि यही खास वो चीज है जिस पे गौर करना है। और ये जो इस वक्त टॉपिक चल रहा है, देखिए, जब वक्त की कोई जरूरत होती है तो कोई एक आवाज उठाई और फिर उसको सुपरसीड कर दिया, फिर किसी चीज को उठाया, फिर किसी चीज को खत्म कर दिया। तो ये सिलसिला तो साहब देखिए चलता रहेगा जब तक। अभी हमारे और साथियों ने भी इस बात को आपकी आवाज को सपोर्ट किया है कि कॉलेजियम सिस्टम नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत को नाप के उनके हवाले कुर्सियां की जाए। तो ये वक्त की भी जरूरत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी मद्देनजर रखते हुए ये एक फैसला है, और ये इस मुल्क की जरूरत भी है, इस मुल्क की तरक्की के लिए। क्योंकि वही अभी आपने बात यहीं से शुरू करी थी कि भाई ये भैये और भतीजों को वो सहारा देने वाली एक नीति और रीति है, तो उसको खत्म करने के लिए जो अभी आप एग्जाम्पल फरमा रहे हैं कि साहब इन्होंने 2019 में इन लोगों ने, और ये उस चीज को सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि
उस जो एपेक्स कोर्ट है, जो इतनी ऊंची सोच रखने वाले लोग और उसकी कुर्सी हैं, वो लोग मीडिया में आए, बैठे और एक दूसरे के मुकाबिल बोलने लगे। ये सिर्फ अपने आप को शो करने के लिए या एक दूसरे पे तबर्रा पढ़ने के लिए, ये सब वक्ती तौर पे हुआ और उसके बाद फिर सब कुछ खत्म होगा, कोई सुधार नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, सब चीजें वैसी की वैसी हैं, अपनी जगह है। इसका सिर्फ इलाज वही है जो आप भी बीच बीच में फरमा रहे हैं, हमारे और साथियों ने भी कहा और मैं भी आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसका सिर्फ ये इलाज है कि उनकी काबिलियत को नाप के तोल के उनके हवाले कुर्सियां की जाए। यही उसका सिर्फ एक इलाज है, यही एक रेमेडी है और इसके अलावा कुछ नहीं। और इसकी इजाजत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हम किसी भी एंगल से इसको देखें, हम मुल्क की तरक्की के एंगल से देखें, इंसाफ के एंगल से देखें, ट्रांसपेरेंसी के एंगल से देखें, उस चीज के एंगल से देखें कि हर फैसला, हर चीज, हर काम क्रिस्टल क्लियर हो, उस नजर से देखें, उन तमाम चीजों के लिए उसका इलाज ये है कि कॉलेजियम नहीं बल्कि उनके एग्जाम। अच्छा, आप कहीं भी आप सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, भाई AOR है, उनके भी एग्जाम होते हैं, वहां पे भी और जितनी चीजें हैं वो सब और ही तरीके से, जैसे और सारी चीजें हैं उसके, अगर वहां की उसके बॉडी के इलेक्शन की बात करें, अब वो जैसे दूसरी कोर्ट्स में होती हैं वैसे होते हैं। वहां के AOR की बात करें, वो उसके एग्जाम होते हैं। नीचे की अगर हम जुडिशरी की बात करें, वहां पे सारे एग्जाम होते हैं। तो फिर एपेक्स कोर्ट में इसके लिए कॉलेजियम की क्या जरूरत है? उसके लिए जी भी जी यही है कि भाई सब लोग जी जी जो तरीका कार दूसरी जगह है वही तरीका कार इस्तेमाल करें। अगर ये फैसला भी है, अगर वो कॉलेजियम सही भी है, तो उसमें कम से कम लोगों के एतराज की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, अगर जी उनको जी उनकी काबिलियत के को नाप तोल के उनकी कुर्सियां दी जाए। ओके। ये जी जी, असगर खान साहब अच्छी बात कर रहे हैं। क्लियर क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लियर, लेकिन यहाँ क्लियर क्रिस्टल की बात हो रही है, जबकि होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। हो क्या रहा है, हो क्या रहा, अब इसको समझने की जरूरत है। अगर कोई एग्जाम का मसला फंसता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा, जिनको एग्जाम देने का और लेने का कोई अनुभव ही नहीं। अनुभवहीन लोग, अनुभवी लोगों को एग्जाम तलाशेंगे, कमियां तलाशेंगे। तो क्या इस देश में ये बात उठनी चाहिए लोकतंत्र की हिफाजत के लिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल के जरिए ही होनी चाहिए? जी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी। राणे साहब, निश्चित रूप से ये मांग ही नहीं उठनी चाहिए, ये होना भी चाहिए। इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जरूरी है कि उसके जो चारों पाए हैं वह निष्पक्ष हों। अगर उसमें से कोई पाया निष्पक्ष नहीं होगा तो ये जो डेमोक्रेसी सिस्टम है हमारा संवैधानिक, ये इसमें दरार पड़ने लगे। अब आज वर्तमान में देखिए कि उसके चारों पाए जो वर्तमान में है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे विधायिका है और चाहे चौथा स्तंभ आपका प्रेस है, ये सभी शासन के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे हैं कि शासन जो चाह रहा है वो कर करा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है आपसे कि हमारे देश में विदेशियों का भी शासन रहा, उस समय भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उस समय भी न्यायपालिका थी, लेकिन आज भी, तब भी और आज भी आदमी जब निराश होता है तो ये कहता है कि चलिए न्याय पाने के लिए हमारे पास कम से कम एक स्तंभ है न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका भी जब बायस्ड होकर फैसले दे रही है तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएंगे, लोकतंत्र को बचाने कहाँ जाए? न्यायपालिका आज दो तरह से फैसले दे रही है, एक तो शासन प्रशासन के दबाव में फैसले दे रही है और दूसरी पार्शियलिटी बरतते हुए फैसले दे रहे हैं। मैं दो उदाहरण दूंगा। अभी एक घटना पिछले समय तेलंगाना में हुई थी जिसमें कुछ बलात्कारियों को सीधे पुलिस ने गोली मार दी थी और इनकाउंटर के नाम पर, और आज तक उसकी जांच प्रक्रिया कुछ भी शुरू नहीं हो पाई। लेकिन वहीं एक विभत्स घटना उत्तर प्रदेश में हुई
जिसमें दुबे जी महाराज को पुलिस ने काउंटर में मारा, और उसके लिए कल परसों अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो जांच कमेटी है उसमें रिटायर्ड जज और प्रमुख सचिव को भी शामिल करने का निर्देश दे दिया। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है, और एक जन सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को न्याय पाने के लिए आज न्याय इतना महंगा हो गया है कि उसके पक्ष सही होते हुए भी वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाकर के न्याय मांग पा रहा है। हमें एक ऐसी कार्यप्रणाली, एक ऐसी न्याय प्रणाली चाहिए जो सबके लिए सुलभ हो, और सबके लिए, सबके दिल दिमाग में ये हो कि हमको न्याय मिल जाएगा। तो ये तभी संभव है जब वहां निष्पक्ष लोग और समाज के हर संवर्ग के लोग, समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां जाएं, तो हमारी जुडिशियरी भी सुरक्षित रह पाएगी, हमारा लोकतंत्र भी सुरक्षित रह पाएगा। और इसके लिए पूरे देश को लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए इसको प्रयास करने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब फिर आएंगे आपके पास। कठेरिया साहब आपके पास आ रहे हैं। आखिर इसे कंट्रोल तो लोकसभा ही करेगी, कंट्रोल तो राज्यसभा ही करेगी, पावर तो उसी है कानून बनाने का। और जब कानून बनाने का पावर उसी है, तो सबसे पहले लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पावर है, पावर ऑफ द टेम्पल, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कैप्चर द पावर ऑफ दिस टेम्पल फॉर योर इमांसिपेशन, अपने उत्थान के लिए इस सत्ता के मंदिर को कब्जा करो। और वो अधिकार आपके पास भी हैं। अगर ये गड़बड़ियां आपकी तरफ से हो रही है, तो जिनको ऑलरेडी अंग्रेजों ने 1918 में जब जूरी के मेंबर बनाने की बारी आई थी, तो ये कह दिया था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र ही नहीं होता, इसलिए जूरी का मेंबर बनाने से मना कर दिया था। और आज वही लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में निर्धारित करेंगे। और इसके बाद भी वो सिर्फ निर्धारित क्या करेंगे कि किस तरह से ये नस्ली बेईमानी चलती रहे, उसके अलावा कोई चीज नहीं निर्धारित कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है उसको मैं हिंदी रूपांतर करके बता रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है ब्रेड इम्प्रॉबिटी, मतलब नस्ली बेईमानी। तो अगर ये नस्ली बेईमानी करने वाले लोग रहेंगे तो कभी ये बात तो नहीं बन पाएगी। इसलिए जब तक सत्ता के मंदिर पे न जाए, और ये बात उठनी चाहिए और कि यूपीएससी जे के जरिए ये बात उठनी चाहिए कि अब जो भी चयन जजों का होगा वो बगैर एग्जाम के नहीं होगा, प्रीलियम होगा, मेन एग्जाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू होंगे। और उसके अलावा एक एग्जाम और भी किए जा सकते हैं, और वो एग्जाम है कि इनके अंदर चारित्रिक गुण है कि नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। वहां के निर्णय को फिर निर्णय मानना पड़ता है। और अभी हम लोग फिर लौट करके आएंगे, चूंकि अभी समय हो रहा है। ये